चलो दोस्तों, आज का मुद्दा क्या है सर? ऑनलाइन वाले बच्चे जरा ध्यान देंगे। आज का मुद्दा क्या है? क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? नशे में हो क्या? हाँ, चैप्टर 2 ऑनलाइन वालों है ना, साथ साथ देखेंगे इधर। सर आज का मुद्दा है चैप्टर 2। हाँ, बुक सफिशिएंट है भाई, और कुछ चीज़ की पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चैप्टर 2 बात करता है सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ना। जैसे बच्चों ने वो डायलॉग सुना था, उफ तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श, क्या मिला तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श से? आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला, मेरे पास माँ है भाई, है कि नहीं भाई? तो भाई तो तुम्हारे उसूल और आदर्श से तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला है ना, मम्मी मिली बस। तो उसूल और आदर्श, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल, है ना। उसूल मतलब प्रिंसिपल, आदर्श मतलब मेरे एक तरीके से एथिक्स। हाँ, उसूल मतलब उसूल और आदर्श। उसूल मतलब प्रिंसिपल, है ना। ये मेरे क्या है? अपने उसूल है ना। मुझे अरे माई लाइफ माई रूल्स। सर मैं सिगरेट नहीं, हाँ वही, हाँ ठीक है। तो भाई अब तुम सिगरेट की जगह बीड़ी पीती हो, योर लाइफ योर रूल्स। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? क्या हो गए? प्रिंसिपल्स हो गए। आदर्श का मतलब होता है मेरे एथिक्स, कि भाई अब सिगरेट तो पीती हूँ लेकिन घर वालों के सामने एथिक्स है, मेरे दोस्तों के साथ पी लेती हूँ, घर वालों के सामने, तो ये एथिक्स है। मतलब जिसे आप बोल सकते हो शर्म करना। तो यहाँ प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं वो यही उसूल आदर्श को सोचकर बनाए गए हैं कि अगर किसी भी कंपनी के कुछ उसूल बनाए जाएं तो वो कंपनी कैसे उसूल बनाएगी और कैसे उसको, बोलो, है ना, फॉलो करेगी। तो प्रिंसिपल्स को अगर कोई तुमसे पूछ ले आज के बाद क्या है भाई, प्रिंसिपल्स को तुम बोलोगे आज के बाद ये सिर्फ क्या होती है? गाइडलाइंस होती है बाबू। क्या होती है? गाइडलाइंस, है ना, राइट। जो क्या बताती है? फंडामेंटल ट्रुथ। क्या बताती हैं? बोलो बाबू, फंडामेंटल ट्रुथ। तो ये गाइडलाइंस हैं जो फंडामेंटल ट्रुथ बताती हैं, यानी कि दे आर ओनली गाइडलाइंस, दे आर नॉट रूल्स। ये फॉलो करने ही करने ऐसा नहीं है, ये फॉलो करके तुम्हारा क्या भला, क्या होगा सर? क्या होगा बाबू? भला होगा। जो ये गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस को पक्का बनाने के लिए किसके ऊपर अप्लाई की गई? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन पर। किसके ऊपर? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। बात समझ में? मैनेजमेंट एज एन साइंस नहीं होता था ना, इनएग्जैक्ट साइंस होता, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर पे, ये वही वाली बात है। तो प्रिंसिपल्स जितने भी बनाए गए वो क्या बनाए गए? एक्सपेरिमेंट है। जितने भी प्रिंसिपल है वो अपने आप में क्या है? एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट को जब बहुत सारी जगह पर अप्लाई किया गया और जब सिमिलर से रिजल्ट मिले तो उन्हें क्या बना दी गई? गाइडलाइंस बना दी गई। तो इसलिए आप इनको बोलेंगे दीज आर द गाइडलाइन विच इज डेवलप थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। अलग अलग देश में अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। समझा की बात? तो इस देखो डेफिनेशन भी लिखी है, प्रिंसिपल आर ब्रॉड स्टेटमेंट विच इज फंडामेंटल ट्रुथ, और ये क्या है? गाइडलाइंस। तो ये दो चीट कोड है जो तुम्हें पता होने चाहिए एमसीक्यू के लिए। ठीक है ना। तो ये क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, इसलिए इनको लेबोरेटरीज में टेस्ट नहीं किया जाता बाबू। इसलिए इनको लेबोरेटरीज में टेस्ट नहीं किया जाता, है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ बोलो, समझ की बात? तो आज हम पढ़ते हैं क्या? नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फेयोल के। तो फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं, आप इन्हें बोलोगे कि सर फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारी फेयोल सर की क्या है? गाइडलाइन। और जो टेलर सर की टेक्निक है, हाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है टेलर सर की। तो ये जो टेलर सर की टेक्निक्स हैं इन्हें तुम बोल सकते हो प्रोसेस। क्या बोल सकते हो? प्रोसेस। ठीक है। इन्हीं को क्या बोला था? पापा। किसके पापा आए हैं? अपने बेटे के मत बोल देना, अपने बेटे के बच्चों के तो होंगे ही है। हाँ, इन्हें बोला गया फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। क्या बोला गया? फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट।
ठीक है, हाँ तो ठीक कर लेंगे, कोई जनरेटा बड़े समय है ना, छोटी छोटी बातें होती रहती है, टाइपिंग एरर आ गया होगा, ऑटो कई बार क्या होता है ना, ऑटो वो भी हो जाता है। हाँ तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये हो गए, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और जो टेलर सर है वो कौन होते हैं? हाँ वो पापा किसके हैं? वो पापा अपने बच्चों के नहीं है, वो पापा नहीं, अपने बच्चों के भी होंगे ही वो, पर साथ साथ वो किसके हैं? वो पापा किसके हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो कई बार ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कौन किसके पापा हैं, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। राइट, अब एक करके 14 प्रिंसिपल है, बहुत आसान प्रिंसिपल है, केस स्टडी में आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन के आने की संभावनाएं कम होती है, केस स्टडी में ज्यादा होती है ना। डिवीजन ऑफ वर्क, तो जब से बेस्ट एग्जांपल है इसका मैकडी। भैया मैकडी में हम जाते हैं, एक दिन बर्गर खा के बर्गर जैसे हो जाएंगे, तो मैकडी में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक बंदा बिलिंग काउंटर पे है, एक बंदा टिक्की सेक रहा है अंदर। हाँ वो बारी बारी, हाँ है ना, एक बंदा क्या कहते हैं सर्व कर देता है, एक बंदा आइसक्रीम के पास खड़ा है, ठीक है ना, टूटी हमारा वाला अच्छा है, चॉकलेट वाला बढ़िया है, ठीक है। तो भाई हर एक बंदा अपने अपने काम में क्या कर रहा है, एक्सपर्टीज हासिल कर रहा है, क्योंकि काम को बांटा गया है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा बिलिंग भी करेगा, फिर पहले बिल लेके फिर अंदर जाएगा, वो टिक्की बना रहा होगा, अंदर वही बर्गर सेक रहा होगा, फिर वही चटनी सॉस लेके निकाल के ला रहा होगा, समझ में ना बात, ऐसा नहीं कर रहा होगा। हाले एक बंदा सारा काम नहीं करता, तुम देखोगे बहुत सारे बंदे अलग अलग काम कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, काम बहुत अच्छा होता है और आप उस काम में क्या होते हो, स्पेशलिस्ट होते हो। तो अगर डिवीजन ऑफ वर्क मैंने फॉलो किया तो बताओ उसके क्या फायदे हैं? एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी कि इसे बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और क्या फायदा होगा, आप स्पेशलिस्ट हो जाओगे, आप क्या हो जाओगे बाबू, स्पेशलिस्ट हो जाओगे। हाँ अगर डिवीजन, अब एक बात ध्यान रखना, बहुत गजब की बात, ऑनलाइन वाले भी साथ साथ सुनेंगे। हाँ फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फेयोल है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, टेलर है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। डिवीजन ऑफ वर्क जब मैं फॉलो करता हूं तो फायदा होगा, क्या डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करूंगा तो नुकसान होगा? बोलो, नहीं होगा। डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो यानी प्रिंसिपल को फॉलो करने से कभी भी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं होगा। डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करने का फायदा होगा, डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करने का नुकसान नहीं होगा। नुकसान, नेगेटिव बात किस बात के लिए होगी फिर वो, नेगेटिव चीज किस बात के लिए है वो, डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो ना करने का। यानी अगर मैं प्रिंसिपल फॉलो करूंगा तो फायदा होगा, प्रिंसिपल फॉलो करूंगा तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा, प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं करूंगा तो नुकसान होगा। तो नेगेटिव मतलब इफ, हाँ इफ प्रिंसिपल नॉट फॉलो, अगर काम को बांटूंगा नहीं तो बताओ क्या होगा, एक बंदा फिर कई तरह के काम तो कर नहीं रहा होगा, एक बंदा 2-3 काम भी कर लेगा, तो क्या होगा सर, एक तो उसका रिवर्स लिख दो, नो स्पेशलाइजेशन, नो एफिशिएंसी इंक्रीज, हाँ ओवरलैपिंग के साथ साथ वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा, कि अगर एक बंदा 2-3 काम कर लेगा तो हाँ सफिशिएंट है, 100 में से 100 के लिए सफिशिएंट है ना, उससे ज़्यादा लाने भी नहीं है हमें, ठीक है ना। अगला अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, किसी को पावर देना, कि आपके पास राइट है कि आप अपने जूनियर्स को क्या कर सकते हो, पावर, मतलब हाँ डांट सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, कि अब आप मेरे को रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी। तो भाई ये दोनों कौन सी कंपनी बढ़िया है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी, जो दोनों में क्या कर ले बाबू, बैलेंस कर ले। अब देखो बोर्ड का क्वेश्चन क्या आया है ना, क्वेश्चन समझना फिर आंसर तुम समझ जाओगे क्या है। बोर्ड में क्वेश्चन ये आया कि मार्केटिंग वो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को ड्यूटी दे दी, ऑब्लिगेशन दे दी कि तुझे 1 महीने में 200 यूनिट बनानी है, लेकिन रॉ मटेरियल निकालने की इजाजत नहीं दी, तो किसकी कमी लैकिंग है? नहीं, अरे नशा करके बैठी, किस चीज की कमी है, समझ नहीं आया कि ऑब्लिगेशन तो दे दी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन रॉ मटेरियल विड्रॉ करने की पावर नहीं दी।
अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अथॉरिटी लैक करती है। डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन क्या है? अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा तुम समझ जाना एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? डिसिप्लिन की बात। अच्छा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिख लेते हैं। अथॉरिटी अगर फॉलो करेंगे तो क्या फायदा होगा, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जवाब भी वही देगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी भी उसकी होगी। यानी कि वो अपनी पावर क्या नहीं कर पाएगा, मिसयूज नहीं कर पाएगा। और अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंपनी फॉलो ही नहीं करती, जो मन कर रहा है कुछ भी कर रहा है, किसी को कोई पावर नहीं, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, तो क्या होगा? हाँ, अगर ज़्यादा पावर दे दी तो मिसयूज कर लेगा। अगर मोर पावर दे दी, और अगर किसी को एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वो क्या होगा सर? बर्डन उसके ऊपर हाई हो जाएगा बेचारा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? नहीं यानी उसको ज़्यादा क्या दे रहे हैं हम? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि तेरे को ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, जैसे तुम समझते हो, है ना? ठीक है, सारा काम ये भी लाऊं, वो भी लाऊं, मैं ही लाऊं। तो हमें जब हम ऐसा फील करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है और अथॉरिटी कम है। फिर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए भाई, है ना, एक पिक्चर बहुत फेमस है, मैं, है ना, बताता भी हूँ बच्चों को। बहुत साल पहले पिक्चर आई थी जिसका नाम था आमिर खान की, हमें राही प्यार के, हमें राही, हाँ, 1993 में पिक्चर आई भाई। ठीक है भाई, तो ये जो पिक्चर आई इसका एक सीन तुम बताता हूँ, है ना? इस पिक्चर में क्या होता है, ये भैया आमिर खान होते हैं, नहीं फिर बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे बता दूँ ना। आमिर खान एक बिजनेसमैन होता है, शर्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शर्ट्स। तो आमिर खान के पास एक ऑर्डर आता है बहुत बड़ा। उस ऑर्डर की खास बात ये होती है, हीरो जीरो टाइप, या तो हाँ या ना। हाँ करना है तो ऑर्डर को टाइम पे पूरा करना पड़ेगा, और अगर ऑर्डर पूरे टाइम पे नहीं किया तो बल्कि पेनल्टी लगेगी। तो आमिर खान जोश जोश में कर देता है, हाँ कर देता है। अब वो अपने एम्प्लॉय से ये बोलता है ना, अपने जितने भी एम्प्लॉय, जैसे ये एम्प्लॉय अंकल जी ना, ये वाले, तो वो आमिर खान अपने एम्प्लॉय से ये बोलता है कि हाँ, कि अगर तुम ओवर टाइम करोगे बाबू, क्या करोगे? अगर तुम ओवर टाइम करोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल पे करूंगा अगले महीने, ठीक है, ऑर्डर पूरा होने के बाद। बात समझ आ रही है? तो सुबह आ रहे हो तो रात को भी आना, शाम को भी आना पड़ेगा, ओवर टाइम करो। अब इसका मतलब बाकी सारे एम्प्लॉय मान जाते हैं कि पैसे डबल मिलेंगे, ओवर टाइम में पैसे डबल मिलेंगे, चलो एक ही महीने की बात है, ऑर्डर पूरा कर देते हैं। अब इस पिक्चर में ये अंकल जी होते हैं कोने वाले, ये भी पूरी दिलो जान से काम करते हैं। ये जूही चावला होती है, हमें राही प्यार के, नहीं, ये इनके साथ में मैनेजर होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है आमिर खान? अब यहां पे दो बातें आती हैं, होश में सुनना। अब आमिर खान का ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर पूरा हुआ, बट आमिर खान ने एम्प्लॉय को डबल वेजेस नहीं दिए। आमिर खान का ऑर्डर पूरा हुआ, एम्प्लॉय को पैसा दिया। ये दो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा प्रिंसिपल लैक करता है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यहां वो तो होता ही है कि लॉ एंड रूल्स फॉलो करने हैं। डिसिप्लिन का मतलब बोल दिया तो वो पूरा करना, गाना गाना, जो वादा किया वो निभाना। गाने भी नहीं सुनती, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना, राइट। यानी कि व्हेन यू कमिट विद टू द एम्प्लॉय देन यू हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिस, उसे बोलते हैं डिसिप्लिन। अगला डिसिप्लिन का दूसरा मतलब क्या होता है? सेम, क्या? कंपनी के रूल्स फॉलो करना। जैसे कंपनी में लिखा है नो स्मोकिंग, तो भाई आप कंपनी के अंदर, है ना, स्मोक नहीं करेंगे। कंपनी में लिखा है ओनली फॉर्मल ड्रेस, तो आप जीन्स टी शर्ट कैजुअल पहनकर नहीं जा सकते। इधर ध्यान तो है कि नहीं, बात समझ गए? तो डिसिप्लिन मतलब वादा पूरा करना और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना। अगली बात, अगर आमिर खान अपना ऑर्डर पूरा करके अपना वादा भी पूरा करते हैं तो बताओ क्या फायदा है? लोगों में ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। बोलो। एक तो बढ़िया रिलेशनशिप हो जाएगी, किसके साथ?
एम्प्लॉय और ओनर के साथ, और उसके साथ लॉयल्टी इंक्रीज होगी एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय कहेगा भाई हमारा जो मालिक है वो अपना काम पूरा करके वादा भी पूरा करता है। अगर आमिर खान ने अपना वादा नहीं निभाया, प्रिंसिपल और डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा? बैड रिलेशन, एम्प्लॉय गुस्सा करेंगे, कंपनी की बदनामी करेंगे, और तो कंपनी की गुडविल भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। लोग बाग बाहर कंपनी की बुराई करेंगे, भाई हमसे डबल डबल काम करा लिया लेकिन पैसा फिर भी ढंग से नहीं दिया। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, बताओ जेल तक के प्रोविजन किस में हो सकते हैं? जेल को बोलते हैं जुडिशियल पेनल्टी। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें जुडिशियल पेनल्टी लगती है? डिसिप्लिन, यानी कि जब तुमने रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ फोड़ मचा दी तो पुलिस आएगी, एंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी हुई चलेगी, लेकिन पार्टी चलेगी जेल में। ठीक है, राइट। तो भाई जुडिशियल पेनल्टी भी कब लगती है? जब डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता। इसलिए ये वाला प्रिंसिपल एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है आपको ऑर्डर किससे मिलेगा? एक बॉस। किससे मिलना है? एक बॉस से ऑर्डर मिलना है। ठीक है, यानी सबके ऊपर एक बॉस होना चाहिए, दो बॉस नहीं होने चाहिए। बोलो भाई। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्या चीज? हाँ चलो पहले लेते हैं। अगर वन बॉस, अगर एक ही बॉस होगा तो उससे फायदे क्या होंगे? नो कंफ्यूजन। और क्या फायदा होगा? हाँ, एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि आपको एक ही बंदे का काम करना है। अगर एक की जगह आपके सर पे दो बॉस बिठा दो तो कंफ्यूजन, पहले किसका करूं, और फिर क्या होगा? डिले भी होगा और आपकी क्वालिटी भी गिरेगी, क्योंकि आप सोचोगे ना पहले किसका करूं। तो इसलिए बोला भैया एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। हेनरी फेयल ने बोला हर कंपनी का एक अपना गाइडलाइन होनी चाहिए कि एक बंदे को एक ही बंदा ऑर्डर दे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बाबू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, वहाँ काम आता है जहाँ आपको ये पता होनी चाहिए बात कि जहाँ पर एक कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं होंडा की बात करता हूँ। होंडा बताओ क्या बनाता है? होंडा बनाती है स्कूटी, होंडा एक्टिवा, हाँ, और होंडा कार भी बना रही है। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि स्कूटी और कार का क्या सेम ऐड हो सकता है? कार वो दिखा रहा है बिल्कुल प्रीमियम मामला, होंडा सिटी है ना, समझो ना बात को, और स्कूटी में आ रहा लहरता हुआ एक कॉलेज का बालक या कोई है ना, कि भैया यहाँ से निकल जाओ, वहाँ से निकल जाओ, वहाँ जाम लग रहा है तो गली में से निकल गया, ऐसे दिखाते। तो स्कूटी और कार, स्कूटी को प्रीमियम क्लास नहीं दिखाया जाता, स्कूटी को क्या दिखाया जाता है? नीड। और कार को हमेशा कैसे दिखाया जाएगा? प्रीमियम। यानी कि एक ऐसी चीज जिसे आपको नीड दिखा के बेचना, और एक ऐसी चीज जिसे आपको प्रीमियम, यानी कि जिसे आपको क्या दिखा के बेचना है कि भाई मेरे पास कोई चीज है ना, यानी शो ऑफ के टाइप में बेचना है। दोनों के ऐड हो सकते हैं क्या? कि एक बंदा स्कूटी से आया लहरता लहरता एकदम से गाड़ी में घुस के निकल लिया, है ना, ऐसा तो होगा नहीं दोनों का ऐड। क्या दोनों के इंजीनियर सेम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, है कि नहीं? बस स्कूटी बनाने वाला, कार बनाने वाला अलग अलग ही क्वालिटी ऑफ वर्क होता है। नहीं, कार बनाने के इंजन अलग हो गया, वो अलग हो गया, ऐसा होता नहीं है ना, ठीक है, हाँ ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा स्कूटी की सेल्स और कार की सेल्स मैच नहीं कर सकते आप। स्कूटी का टारगेट आप रख सकते हो 1 महीने में 10,000 बिक दे, लेकिन कार नहीं बिक सकती 1 महीने में 10,000, कि होंडा वाले कहने लगे भाई हाँ साल में भी नहीं बिकी 10,000। तो जब आप एक कार बेच रहे हो 15 लाख की और एक स्कूटी बेच रहे हो आप 1 लाख की, तो फर्क है ना, 1:15 का रेशियो हो गया। हाँ मतलब 1:15 का रेशियो हो गया ना। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है बाबू वन हेड मतलब स्कूटी, वन प्लान, वन कार वन प्लान। यानी कि स्कूटी का सेपरेट क्या होना चाहिए? प्लान, सेपरेट सेल्स, सेपरेट एड, इसका सेपरेट प्लान, इसकी सेपरेट सेल्स स्ट्रेटजी, और इसके सेपरेट एड्स, है ना। वन हेड वन प्लान। अगर मैंने
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो किया तो बताओ फायदे क्या होंगे? ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट के गोल्स अचीव होंगे। और दूसरा फायदा क्या होगा? यूनिटी बनी रहेगी, स्कूटी वाले स्कूटी से जुड़ेंगे और कार वाले कार से। दोनों की फैक्ट्रीज भी अलग होंगी, ऐसा नहीं कि कार के बगल में स्कूटी चल रही है ना, ऐसा नहीं बन रहा होगा, है कि नहीं बात? अगर वन हेड वन प्लान नहीं किया, यहां स्कूटी बन रही है, वहां क्या बन रहा है? मतलब मम्मी एक तवे पे पराठे बना रही, दूसरे पे रोटी बना रही है ना, पिटोगे नहीं पिटोगे? तो कौन खाएगा डबल डबल खाना? बोलो बाबू, क्या होगा बताओ? वेस्टेज। सबसे पहले तो वेस्टेज ही होगा, या तो पराठा बेच जाएगा, रोटी बेच जाएगी। हम तो पराठे खा लेंगे, रोटी वेस्ट ही जानी है, फिर रोटी बेचारी नाराज होएगी। पराठे का कोई इज्जत नहीं है। और कोई कोऑर्डिनेशन का कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता, है ना, कि कोऑर्डिनेट कैसे करें कार वाला और स्कूटी वाले को। डिफरेंशिएट कैसे करना? हाँ, डिफरेंशिएट करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना, पेंट करना। कार का पेंट प्रीमियम अलग होता है, स्कूटी का स्प्रे वाला भी चल जाता है, तो दोनों की पेंट क्वालिटी भी, बिल्ड क्वालिटी भी अलग होती है कि नहीं बात? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगला आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। अब भाई इसमें क्या हुआ, इसमें ये रूल जो लिया गया ना, ये जो रूल कह रहा हूं मैं, ये जो गाइडलाइन, ये प्रिंसिपल लिया गया, ये लिया गया बाबू आर्मी से। कहां से लिया गया? बोलो, आर्मी से। अभी मैं दिखाता हूं कैसे। यहां से लिया गया। जिसकी विधवा मां उसे देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में हो गया है कि मां की हस्तियां इंतजार कर रही, कल आएगा उसे उठना है पालेगा। किसी का पूरा बाप अपनी से दूर पौधे में बैठा है। बताओ भाई, मथुरा दास जी की क्या गलती है? हैं? हाँ, मथुरा दास जी गलती क्या है? मथुरा दास जी गलती है। मथुरा दास जी की सबसे बड़ी गलती है कि जब कल को बॉर्डर पे जंग होने वाली है, तुम आज छुट्टी ले घर जा रहे हो। ठीक है भाई, मथुरा दास जी घर में प्रॉब्लम है, तो दूसरे की मम्मी पापा को भी प्रॉब्लम है, वो कह तो रहा है, उसकी मान दी है, उसके बेचारे का अंतिम संस्कार हो गया, गंगा में अस्थियां बहाई, उनकी भी तो प्रॉब्लम है। तो मथुरा दास जी की गलती है कि अगर कल को अगर पाकिस्तान से जंग होने वाली है, तो मथुरा दास जी जंग छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने घर को पहले रखा, देश को पहले रखा, घर को और देश को बाद में रखा। कंपनी भी यही कहती है कि अगर ये कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। और हेनरी फ्योल ने बहुत साल पहले आर्मी से रूल निकाला और ये बोला कि भाई उल्टा करना है, अपने इंटरेस्ट को, अपने फायदे को नीचे रखना है, और जर्नल और देश और कंपनी के फायदे को किसको रखना है? ऊपर रखना है। सबऑर्डिनेट योर पर्सनल बेनिफिट टू द, बोलो बाबू, जनरल बेनिफिट। कंपनी के फायदे के लिए, है ना, अपने पर्सनल बेनिफिट को क्या करना पड़ेगा बाबू? नीचे रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन ये आएगा कि कंपनी ने बोनस अनाउंस किया, इंसेंटिव अनाउंस किए, एम्प्लॉय बहुत खुश, बोनस मिलेगा, बोलो भाई बोनस मिलेगा, लेकिन कंपनी इज इन लॉस, कंपनी को उन महीने में क्या हो गया? ह्यूज लॉस। नहीं, एम्प्लॉय कह रहे हैं बोनस, बोनस तो देना पड़ेगा, एम्प्लॉय सेइंग बोनस दो। तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? कौन सा फॉलो हो रहा है? फॉलो नहीं हो रहा है ना। कौन सा फॉलो नहीं हो रहा? ये फॉलो नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा? एम्प्लॉय सरेंडर द बोनस। एम्प्लॉय ने क्या कर दिया बाबू? सरेंडर कर दिया। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा विच प्रिंसिपल इज फॉलोड? फॉलो। बोलो, समझ में आ गई बात? फायदे क्या होंगे? अगर मैं मथुरा दास जी की तरह जंग छोड़ के ना जाऊं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, बोलो भाई, और गुड रिलेशन भी होंगे। कंपनी वाले कहेंगे भाई मजबूरी में, दिक्कतों में ये पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं।
अगर मैंने कहा ना 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 कंपनी भाड़ में जाए, कंपनी को लॉस हो, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे तो मेरा बोनस चाहिए, तो क्या होगा? बैड रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल नॉट अचीव, क्योंकि कंपनी और लॉस में जाएगी। पहले से लॉस में चल रही है, तुम क्या कर रहे हो? और बोनस बंटवाना पड़ रहा है। ठीक है, अगला आता है बाबू रेमुनरेशन। बताओ रेमुनरेशन क्या होता है? फेयर देनी है। तो रेमुनरेशन क्या होनी चाहिए? ऐसी फेयर होनी चाहिए जो कंपनी के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी क्या हो? फेयर। अब सुंदर पिचाई को रेमुनरेशन मिलती है 1500 करोड़ रुपए, वो 1500 नहीं 1700 करोड़। तो सुंदर पिचाई को अगर 1700 करोड़ रुपए मिल रहे हैं गूगल से, तो बाबू क्या 1700 करोड़ रुपए ज्यादा है कम है? ना ज्यादा है ना कम है, फेयर है। उनके इतने बनते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेमुनरेशन क्या है? वो रेमुनरेशन फेयर प्रिंसिपल है जो कहता है कि भाई सामने वाले बंदे की काबिलियत के हिसाब से पैसा देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो कंपनी के पियोन की सैलरी होनी चाहिए क्या 1 लाख? नहीं, लेकिन कंपनी का जो मैनेजर है उसकी हो सकती है। फेयर रेमुनरेशन यही कहता है, काबिलियत, काम करने की क्षमता और एजुकेशन लेवल के हिसाब से सामने वालों को और एक्सपीरियंस के हिसाब से सामने वालों को क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए। और फेयर रेमुनरेशन अलग अलग कंट्री में अलग अलग होते हैं, इसलिए क्या होता है? गाइडलाइन होती है। जो काम इंडिया में सस्ते में हो जाएगा वो काम इंडिया के बाहर अमेरिका में क्या होगा? महंगा हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो वहां पे सैलरी भी लोग क्या मांगते हैं? ज्यादा मांगते हैं। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, तो वहां जर्नली जो सही लोग इंडिया के जाके वहां कमा रहे होते हैं, तो वहां नॉर्मली उनके $10,000 इतनी आराम से इनकम होती है मैनेजर लेवल के। मतलब अगर तुम क्या कहते हैं आईटी सेक्टर के हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो और वहां पे अगर तुम्हारे जॉब लगे $10,000, तो इंडिया के हिसाब से कितना हो गया? 8 लाख रुपए महीना। तो हमें 8 लाख रुपए महीना यहाँ ज्यादा लग रहा है, अब 8 लाख रुपए महीना तो बहुत होते हैं भाई, है ना। समझ में ना बात? 1 करोड़ के आसपास बैठ जाएंगे तुम। लेकिन वहाँ लिविंग कॉस्ट हाई है, इसलिए $10,000 वहाँ के हिसाब से सही है। हम वो सेव कर लेते हैं इंडियंस वहाँ जाके, हमारे तो खून में सेविंग है, वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पे लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है। इंश्योरेंस वहाँ मिलते हैं 600 700 $800 के, है ना। मतलब लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें क्या होती है? महंगी होती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ रीजनेबल होती है। हाँ, मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ से जितने भी दोस्त यार है मेरे इंडिया में आके इलाज कराते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ सस्ती हैं, मतलब इंडिया के हिसाब से, तो वहाँ हम सेविंग हो जाती है। तो मतलब ये है, हाँ मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स सस्ते हैं, जैसे हाँ आईफोन वगैरह हो गया, हाँ, अपना हो गया। तो इसका अब दोनों को कंपेयर करो, तो ये दोनों फेयर रेमुनरेशन में आते हैं। अगर आप कहाँ काम कर रहे हैं? यूएसए में काम कर रहे हैं, और इसी काम के अगर मैं 1 लाख रुपए महीना दूं कहाँ पर? इंडिया में, तो आप ये फेयर में ही आएगा। सेम बंदा 1 लाख में इंडिया में काम करने के लिए तैयार है, वही बंदा वहां पर 8 लाख लेने के लिए एलिजिबल है, तो दैट इज कॉल्ड फेयर रेमुनरेशन। अच्छा, फेयर रेमुनरेशन अगर दोगे एम्प्लॉय को तो क्या फायदा है? सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन, और वही गुड रिलेशन। और फेयर रेमुनरेशन ना दूं, तड़पा तड़पा के करना है तो कर, वरना नौकरी छोड़ दे, तो लैक ऑफ मोटिवेशन और बैड रिलेशन, यानी कि कंपनी की गुडविल भी खराब होगी, है ना। फिर आता है भैया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब बताना बाबू, सारे के सारे डिसीजन एक बंदे के पास है ना। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबके पास सेम एग्जांपल जियो का, अगर जियो और फेसबुक की डील हुई है तो ये डिसीजन मुकेश अंबानी और मार्क जुबर्ग ने लिया, तो ये क्या है? ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और नोएडा के ब्रांच को कितने बजे खोलना है, कितने बजे बंद करना है, ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो कंपनी कैसी होनी चाहिए? सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज? गलत जवाब, बोथ बैलेंस होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्वेश्चन में लिखा आएगा कि कंपनी के मेन डिसीजन जैसे डिस्काउंट कितना रखना है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसे करनी है, ये तो टॉप लेवल लेता है, लेकिन और कंपनी के छोटे मोटे डिसीजन, है ना, राइट, कि वेस्टेज कहाँ डंप करनी है या से कब दुकान खोलनी है बंद करनी है, ये मिडिल लेवल लेता है। तो विच प्रिंसिपल इज फॉलोड, तो आप क्या बोलोगे? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
फायदे क्या होंगे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के? डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल पे अच्छी होगी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से मोटिवेशन आएगा लोअर लेवल को, है ना? तो डिसीजन बढ़िया और मोटिवेशन। अगर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करूंगा, अगर आपने 100% सेंट्रलाइज कर दिया तो लोअर लेवल स्लो डिसीजन में रहेगा, डिले होगा, और 100% डिसेंट्रलाइज कर दोगे तो मिस यूज ऑफ पावर। बोलो, लिख ली बात? ऑनलाइन वाले लिख लेंगे क्या? सेंट्रलाइजेशन 100% कर दूंगा तो डिले, और डिसेंट्रलाइजेशन 100% कर दूंगा तो मिस यूज। फिर भाई स्केलर चेन बचपन से जानते हो तुम, है ना? ये बना के भी आना एग्जाम में। ए बी से बात करेगा, बी सी से, सी डी से, डी क्या ए से बात कर सकता है? डी कैन नॉट कॉन्टेक्ट विद ए। क्या डी ई से बात कर सकता है? डी कैन नॉट विद ई। लेकिन ये बात कर सकते हैं अगर इमरजेंसी है। उस इमरजेंसी को क्या बोलते हैं बाबू? गैंग प्लैंक। बोलो। तो गैंग प्लान परमिट द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द वर्कर एट द सेम लेवल ऑफ द अथॉरिटी। तो डायरेक्ट किसी से ही बात कर सकते हैं, वरना आपको स्केलर चेन ही फॉलो करनी पड़ेगी, स्केलर चेन ही फॉलो करनी पड़ेगी। फायदे बोलो। क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड। अगर कोई किसी का भी घुस जा रहा है किसी कमरे में तो क्या होगा? नो अथॉरिटी और नो यूनिटी ऑफ कमांड। कोई किसी का भी बॉस बन जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बात जो तुम्हारे खुद से रिलेट करती है, घर गए जूता वहां फेंक दिया, ये ले। नहीं वो बात अलग है, जूता उल्टा आता है, लेकिन अगर वहां पे मम्मी ना हो तो वहां टाइम वहां लटक रही है, देख पंखा चल रहा गोल गोल, ठीक है, एक मौजा उधर एक मौजा, अगले दिन हम ढूंढते रहते हैं। तो अगले दिन जब टाइम पे सामान नहीं मिलता, ये मैं भी करता था बच्चों ने ना, फिर बात समझ में आ गई। फिर एक दिन पिट गए, जब अगले दिन स्कूल के शूज़ नहीं मिले, स्पोर्ट्स शूज़ पहनने पड़े, तो घर पे पहले पिताजी से पिटे और वहाँ पे पीटी वाले सर से पिटे, लाइन से बाहर निकाल दिया उन्होंने, साइड हो, साइड निकल। क्यों सर, ये कौन से जूते पहन के आ रहा है? सर वो घर पे जूते नहीं तो 2 खरीदे थे सर, 2 ही खरीदे थे। तो कहाँ गए? पता नहीं सर, दोनों के लेफ्ट के मिल रहे, राइट के नहीं मिल रहे। तो भाई ये बात हेनरी फ्यूल को बहुत बुरी लगी, तुम तो पिट लोगे लेकिन कंपनी नुकसान कौन झेले? भाई मशीन चलाने का स्विच नहीं मिल रहा जी, है ना? पुराने जमाने में जनरेटर है ना, वो हाथ से चलाते थे, भाई वो नहीं मिल रहा, जैक कौन खरीदेगा भाई? नई मशीन का जैक कौन खरीदेगा? बात समझ में आ रही है ना? काइट बनाने वाली कंपनी है, टायर नहीं मिल रहे, वो तो टायर नए कहाँ से लाएंगे भाई हम? वायरिंग नहीं मिल रही, इंजन नहीं, कार बनानी इंजन गायब, अगर है तो कहीं और रखा है। तो भैया फ्यूल ने बोला ऑर्डर मतलब देयर इज अ फिक्स प्लेस ऑफ मैन एंड मटेरियल। हर चीज का प्रॉपर स्थान होना चाहिए और वो वहीं पाया जाना चाहिए, इधर उधर नहीं पाया जाना चाहिए। ठीक है बाबू, फायदे बोलो। नहीं, एक तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि तुम बोलती गलत हो। नो टाइम वेस्ट। तेरे को अभी बुरा लग रहा है, लेकिन अगर तू कभी लॉ की क्लास में बैठेगी ना, तो ये तेरे को पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। बेइज्जती क्या होती है। नो टाइम वेस्ट। आगे क्या है? हाँ, स्मूथ वर्किंग या सिस्टमेटिक वर्किंग। अच्छा, अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ना हो, जूते चप्पल सब इधर पड़ी है तो मजा आता। ढूंढने में टाइम वेस्ट और नो डिसिप्लिन, मतलब तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो बचपन से हमारे साथ होता है, अगर हम छोटे भाई बहन है तो नहीं, अगर बड़े भाई बहन है तो क्या? छोटा है, खाने दे इसे, रोएगा। बस मैं बड़ा हूँ ना, ऐसे ही होता है मेरे साथ, वही तो बात है। हाँ रहन दो क्या? मेरे यहाँ तो बड़े को ज्यादा मिलता है। नहीं भाई, हमारे यहाँ अरे छोटा है, छोटा भाई है ना। घर वाले पिताजी कुछ लेके आए समोसे, एक समोसा बच गया, हम 2 जने बैठे, छोटा है खान दे, रोएगा। मैंने कहा वाह छोटा है, गलती मैंने कर दी छोटा होके हैं। तो भाई इसे बोलते हैं इक्विटी फॉलो ना करना। ऐसी कंपनी में भी होता है, मेल फीमेल में बायस, जेंडर बायस। लड़की ये मैनेजमेंट की चीजें ना संभाल पाएगी, कंपनी ना संभाल पाएगी।
तो भाई मुकेश अंबानी संभाल पाएंगे? ऐसा थोड़ी है। पेप्सी को कौन संभालता है? इंदिरा नूरी। इंदिरा नूरी है ना, इंडियन पढ़ी लिखी लेडी है, इंदिरा नूरी, INDR, इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा नूरी। ठीक है, अब देश को कौन संभाला इंडिया में? इंडिया ऐसा देश है जिन्होंने पहले वर्ल्ड में पहली बार क्या दी? लेडी प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी, है ना। ठीक है, तो लेडी प्राइम मिनिस्टर ना, तो इसका मतलब कि जेंडर बायस नहीं होना चाहिए कि भाई अगर वो लड़की है तो ये नहीं कर पाएगा, लड़का है तो ये नहीं कर पाएगा। दूसरा कलर बायस, जिसे बोलते हैं रेसिज्म, है ना, रंग भेद, कि भाई गोरे हैं तो कर लेंगे, अंग्रेज काले हैं तो नहीं कर पाएंगे, या हमारी तरह ब्राउन है तो कतई नहीं कर पाएंगे। रिलीजियन बेस, या फिर आप कह दो क्या कहते हैं, स्टेट या कंट्री बायस। यूपी का है, आलसी होगा, है कि नहीं बात हमारी तरह। ठीक है, यूपी का है, पहले तो लड़ेगा बाद में बात करेगा, यूपी वाले लड़ते बहुत ज़्यादा हैं, तो है ना। इंडिया का है तो ऐसे होगा। ठीक है, दिल्ली का है तो गालियाँ देगा, यूपी का है तो गालियाँ देगा, ऐसी बात है। तो स्टेट बायस नहीं होना चाहिए, इसे बोलते हैं इक्विटी। तो सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए मेल फीमेल में, कंट्री टू कंट्री में भी, स्टेट में भी, और रंग भेद नहीं होना चाहिए। तो हमें इक्विटी रखनी है। अगर इक्विटी रखेंगे तो फायदा क्या होगा बाबू? एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा कि भाई काले गोरे का कोई भेद नहीं है। हाँ, हेल्दी रिलेशन, बहुत बढ़िया, गुड रिलेशन लिखेंगे, नो हेल्दी रिलेशन, गुड रिलेशन। ठीक है, अगर रंग भेद करोगे, जेंडर बेस बायस करोगे तो डिससेटिस्फैक्शन, या फिर गुडविल डाउन होगी, है ना। अगली बात सर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है अपना टैलेंट दिखाने का वक्त देना, यानी कि सेटल टाइम देना। कौन सा टाइम देना? सेटल टाइम देना। किसको? अपने एम्प्लॉय को, है ना। गलती कर ले 6 महीने तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 महीने तक तेरे को पैसे कम मिलेंगे पर सीखने के पूरे मौके। इससे क्या होगा? बिना डर के एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, जॉब सिक्योरिटी रहेगी, गुडविल भी बढ़ेगी, और एम्प्लॉय टर्नओवर, अगर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं दिया तो एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? एम्प्लॉय का कंपनी छोड़ छोड़ के जल्दी जल्दी जाना, है ना। और डिससेटिस्फैक्शन, ये देखिए भाई पिक्चर, सर मैंने गब्बर को पकड़ लिया, गब्बर इज बैक, है ना। तो इसमें ये बेचारा साधु ये कहता था, सर मैंने गब्बर को पकड़ लिया, सर मैंने गब्बर को पकड़ लिया, लेकिन इसी कोई सुनता नहीं है। ओए तू हवलदार है, ज़्यादा मत बोल, ज़्यादा समोसे लेके आ, और सुन क्या करियो, लाल वाली चटनी ज़्यादा लाइयो। इसके अंदर क्या आएगा? डिससेटिस्फैक्शन। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा डिपार्टमेंट? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, कि अपने प्लान, अपने आइडिया बताओ। अगर ऐसा हुआ है तो बताओ क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा है? अगर हम साधु के सलाह को मानते तो क्या फ़ायदा? गब्बर पकड़ा जाता, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव, और दूसरा अच्छे रिलेशन भी होते और एम्प्लॉय को मोटिवेशन भी मिलता कि भाई मेरी बात सुनते हैं। लेकिन इसकी बात पुलिस डिपार्टमेंट में कोई नहीं सुनता, क्या रहता बेचारा? परेशान और डिससेटिस्फाई, है ना। दिमाग है नहीं, एग्जाम पास करके सीनियरिटी पे ले लिया, लेकिन मेरा एक दिन मौका जरूर आएगा। दूसरा एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज, जिस दिन पारा सर से ही जाएगा ये कहता भी है भाई छोड़ दूंगा पुलिस की नौकरी एक दिन, समोसे लाओ समोसे लाओ, ये काम है समोसे वाला हूं मैं, गुस्सा करता है। अगला आता है सर एस्पिरिट डिकॉप। एस्पिरिट डिकॉप का सबसे मजेदार मंत्र, आई नहीं वी, मैं नहीं हम, यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, टीम वर्क। टीम से काम करेंगे तो फायदे बोलो, टीम से काम करेंगे तो क्या होगा बाबू? हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव। दूसरा फायदा क्या होगा? एक दूसरे पे भरोसा, टीम में एक दूसरे पे भरोसा करना सीखेंगे हम। अगर कोई टीम से काम नहीं करे तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल नॉट अचीव, और लैक ऑफ, कोई टीम में काम ही नहीं कर रहा तो सब अपनी मर्जी से कर रहे, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है भाई, ये थे हमारे क्या, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स। वो बताऊंगा पहले, जब दोनों पढ़ लेंगे ना
तब तुम्हें समझ में आएगा कि नेचर और इम्पोर्टेंस क्या कहती है, क्योंकि आता कम है लेकिन हमें पढ़ के तो जाना ही है। एक एक करके देखते हैं। बुक के पीछे चलते हैं जहां क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चैप्टर नंबर 2। हाँ जी बाबू 14। चलो पहला 14 मिल गया, बताओ। ऑनलाइन वालों को भी घेर लेते हैं, चलो साथ साथ। ए ऑनलाइन, बहुत जल्दी। चीते की बाज की नजर होनी चाहिए भाई। कैसे पता लगा? हाँ, इंक्रीज वेजेस करेंगे अगर मिशन अचीव हो गया। तो क्या उसने मिशन इंक्रीज कर दी वेजेस? ऑनर द कमिटमेंट। आमिर खान वाली स्टोरी तो है। तो क्या कौन सा प्रिंसिपल डिस्क्राइब है? इसको लिख देंगे ढंग से, चाहे यहाँ से याद कर लेना चाहे बुक से याद कर लेना। समझिए कैसे पहचानना है। अगला सर, जिसमें 3-4 प्रिंसिपल ढूंढने, मजा आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन भाई। पहले में कह रहा है कौन से प्रिंसिपल अप्लाई हुए हैं, दूसरे में कह रहा है कौन से प्रिंसिपल को वॉयलेट किया है। देखो, डिवाइड द वर्क क्या बना? कैसे पता लगा? नहीं दीदी, सेल्स पर्सन अलाउड टू क्लोज डील विद द बायर। सेल्स पर्सन को बोल दिया कि क्लोज डील। हाँ, तो ये क्या है? बाकी कौन लेगा? फर्दर डिस्काउंट रिटेस्ट विद द राधिका। तो ये क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। क्लोज डील 10% तक की डिसेंट्रलाइज, और बाकी जो अगर उससे ज़्यादा देना है तो राधिका देगी सेंट्रलाइज। स्पेशल इंसेंटिव विद इन अ ईयर। रुक जाओ, क्या मतलब? हाँ, कैश बोनस दिया गया। ऑनर द, मेन वर्ड है ऑनर द कमिटमेंट। कमिटमेंट को ऑनर किया, क्या बना? और कोई भी है? इक्विटी नहीं है। हाँ, कैसे पता लगा? क्योंकि शी इज मोर बायस्ड टुवर्ड द फीमेल। तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। तो 3 राधिका फॉलो करती है और 1 प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती। डिसिप्लिन और इक्विटी। ढंग से जी के पीएल कर लेना, ये एग्जाम में लिखने पड़ेंगे डिटेल में। हाँ और क्या, एमसीक्यू थोड़ी है एग्जाम। 21। क्या लगता है? देखो 2 डिवीजन। अच्छा नहीं ख्वाहिश भैया, नहीं। देखो, प्रोडक्शन मैनेजर खुद कह रहा है, फाइनेंस मैनेजर कुछ और कह रहा है। कौन सा वॉयलेट हो रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड। 2 डिवीजन है तो कौन सा बनाने के लिए कह रहा है? अरे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बाबू, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी डायरेक्शन में कहते हैं कि 2 प्रोडक्ट के 2 अलग डिवीजन बना दो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड, दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में ना। देखना क्या लिखा है। ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। एक ग्रुप एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करे, जिसे बोलते हैं वन हेड वन प्लान। 2 बॉस ना हो, ओवरलैपिंग ना हो। इंडिविजुअल इंप्लॉय को असर करेगा क्योंकि बेचारा परेशान रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को रोकेगा। इस तरह क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ये बताओ भाई, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन।
कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताने बाबू। वैसे तुमने पढ़ तो रखे होंगे पर तुमने नाटकबाजी करनी है बस। कह रहा है एक प्रिंसिपल बताओ, मैं कह रहा हूं एक नहीं, तुम इसमें 2-3 तो बता सकते हो। ये क्या हो गया? ग्रुप में काम कर रहे टीम, एस्पिरिट डी कॉर्प, और कोई और बताओ। नो ट्रांसफर ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, किसी का जल्दी जल्दी ट्रांसफर नहीं किया जाता। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल नहीं, प्रिंसिपल क्या है? नहीं, बारहवें प्रिंसिपल का नाम क्या लिखा है हमने? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कि मौका देना वहां पे काम करने का। और हो सकता है क्या? कहाँ है डिसिप्लिन? नो अल्कोहल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, कहाँ पे लिखा है? ये इसके नीचे। ये अल्कोहल पीने वाले पे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, नो अल्कोहल। ये क्या है? डिसिप्लिन यानी रूल्स है ना। हम तो ड्रग्स लेते हैं तो छोटी है, अल्कोहल ले रहे हम तो हाई लेवल की ड्रग। इंजेक्शन लगाते हैं कबीर सिंह की तरह इंजेक्शन लगाते हैं ना। डायरेक्ट इंपोर्ट फ्रॉम यूरोप, एम्स्टरडेम है ना। ओ भाई, और भी मिल सकता नहीं मिल सकता? एक और है जो तुम पहचान नहीं रहे। अरे सजेशन ऑफ द एम्प्लॉय, पूरी दादा इंसेंटिव होता है, पागल हो रही है। इनिशिएटिव मिल गए नहीं मिल गए? तो ऐसा नहीं है कि एक पूछ रहा है तो भैया तेरा और मेरा मैच करेगा। भाई तेरा क्या था, मैं तुम परेशान हो जाओ यार मेरा गलत हो गया, मैं खुद पढ़ा था, ये तो अंकुर सर से पढ़ी थी। ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन में 4 क्या मिल सकते हैं तुम्हें भी मिल। जाओ मत भाई, जाओ मत। तो जब उन्होंने एक बोला तो मैं एक ही ढूंढूंगा ना। नहीं, लेकिन अलग अलग बच्चे अलग अलग ढूंढ सकते हैं। भाई मैंने लिख दिया डिसिप्लिन, इसने लिख दिया इनिशिएटिव, उसने लिख दिया एस्पिरिट का, होता है इसका मतलब नहीं क्वेश्चन गलत है। सीबीएसई सबके आंसर को ठीक मानेगा। हम लाइन भी तो कोट कर रहे हैं ना। 12 सर बस कर। भगदड़ मत मचाओ बिल्कुल भी। सजेशन दे रहा है पर उसको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। लैक ऑफ इनिशिएटिव, साधु की तरह है ना। हाँ हाँ, देखो ऐसे भी हो जाता है कई बार। दोनों की एजुकेशन सेम है लेकिन एक को 3 एक को 4,000, तो ये किस चीज की कमी है? इक्विटी की कमी है। बोलो याद हो जाएगी बात। तो ये हमने क्या पढ़े बाबू आज? क्या पढ़े? प्रिंसिपल। कितने प्रिंसिपल पढ़े हमने? 14 प्रिंसिपल पढ़े। और कुछ केस स्टडी करिए। रुक आगे कर रहा हूँ सर। अभी मत करो, भाग दौड़े मत बचाओ। एक और क्वेश्चन करा दूंगा अगला, वो एक बड़ा वाला क्वेश्चन। बेहोश हो जाओगे फिर। बस ये लास्ट बता दो फिर, अब तुमने इतना मुझे परेशान कर दिया है। किस लाइन से? हमें तो लाइन कोट करनी है ना सर, पर एग्जाम में करनी पड़ती है। फैमिली बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ लार्जर। सबसे खतरनाक बात, मैं फैमिली को बेनिफिट दे रहा हूं और अपनी कंपनी को नहीं दे रहा, तो ये क्या है? लैक ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जर्नल इंटरेस्ट वायलेट हुआ है। हाँ, और ये वर्ड क्या लिखा है? चलो भाई कैसे बचा? ये जो मैं तुम्हें हाईलाइट करता हूं ना, ये वो चीट वर्ड्स होते हैं जिनसे मुझे पूरी केस स्टडी का कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हें ये नहीं पढ़ना कि क्या लिखी है बात, नीरज क्या कर रहा है, मंजू क्या कर रही है, नहीं भाई। सिंपल सी बात यह है कि पूरी केस स्टडी में क्या मेरे वो चीट वर्ड्स पता हो रहे हैं नहीं हो रहे जिसके मुझे आंसर देना है। ठीक है, अब इसको और कैसे हो सकता है? एक और बताता हूँ आखिरी बात। एक मैनेजर है, उसने क्या किया, दुकान पे गया, दुकान पे मिल रहा है 100 रुपये की 1 यूनिट। उसके भाई की सेम दुकान थी तो उसने वो सामान अपने भाई से खरीद लिया 110 रुपये पर। विच प्रिंसिपल वायलेट? लैक ऑफ गलत जवाब।
पागल हो रही है? इक्विटी तो नहीं है तो धोखाबाजी थोड़ी होगी ना एक तरीके की। हाँ तो कौन सा धोखाधड़ी होगी तेरी कंपनी के साथ? अरे यही वाला बाबू कि मैंने अपने पर्सनल भाई तो मेरा पर्सनल हो गया ना, अपने भाई के इंटरेस्ट को तो फायदा कर दिया लेकिन कंपनी को नुकसान कर दिया। कंपनी के लिए तो 100 का खरीदता ना भाई, क्योंकि भाई वही प्रोडक्ट बेचता है तो उसको ज्यादा का खरीदवा दिया तुमने। तो कंपनी को नुकसान, भाई को पर्सनल फायदा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट वायलेट। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर?